हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम क्या, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम ने सबसे पहले तो क्या स्टेटमेंट दी भाई, इसने ये बताया कि हमारे पास जो भी इक्विलिब्रियम में जो फोर्स रहता है ना, जो हमारे पास जो फोर्स एग्जर्ट करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, उस चीज के लिए हम कैसे उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब लामीज थ्योरम के लिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि क्या कि हमारे पास भाई फोर्स का, जैसे मैं अगर मैं बात करूं कि लामीज थ्योरम ने क्या बताया, लामीज थ्योरम की अगर मैं स्टेटमेंट की बात करता हूं तो इट स्टेट्स दैट, इसने क्या स्टेट किया, इट स्टेट्स दैट, इसने क्या स्टेट किया, if three forces are acting, if three forces are acting on या फिर at a point, अगर कोई भी तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे और वो क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो कैसी पोजीशन पे हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का अगर मैं इस इक्विलिब्रियम का मतलब समझाऊं तो क्या है कि मतलब तीनों फोर्स बराबर, ना कोई ज्यादा, ना कोई पहला बड़ा, ना दूसरा बड़ा, ना तीसरा बड़ा, तीनों क्या है एक दूसरे के प्रोपोर्शन में, ना तो मतलब ऊपर, मतलब अगर मैं वेट की बात करूं तो तीनों सेम वेट के हैं, ठीक है। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल, तो उसने क्या बताया इस्लामी थ्योरम ने, देन ईच फोर्स, जो हर एक फोर्स रहेगा, इज प्रोपोर्शन, वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शन में रहेगा, किसके, इज प्रोपोर्शन टू द साइन एंगल ऑफ, इज प्रोपोर्शन टू द साइन एंगल। साइन एंगल का मतलब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम यूज करते हैं, टू द साइन एंगल्स बिटवीन द, टू द साइन एंगल्स बिटवीन द टू अदर फोर्सेस। क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी तीन फोर्स किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है एक पॉइंट पे, तो ईच फोर्स, जो हर एक फोर्स रहेगा, अगर मैं नाम दूं F1, F2 और F3, अगर तीन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो ईच फोर्स, जो F1 रहेगा, F2 रहेगा, F3 रहेगा, इज प्रोपोर्शन टू द साइन एंगल बिटवीन द टू अदर फोर्सेस, जो उनके बीच का साइन एंगल रहेगा। मींस अगर मैं स्टेटमेंट के हिसाब से अगर इसको यहां से बताऊं तो कैसे, क्या कहना चाह रहा है कि मान लिया कि आपके पास ये कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, ये मेरे पास A मान लिया, दैट इज B, दैट इज C, मान लिया भी आपके पास ये A हो गया, ये आपके पास B हो गया, ये आपके पास C हो गया। अगर तीन फोर्सेज है इक्विलिब्रियम में है, तीनों क्या है इक्विलिब्रियम में, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शन टू द साइन एंगल। अब वो साइन एंगल बिटवीन द टू अदर, अगर मैं A वेक्टर की बात करूं तो उसके साइन एंगल की अगर मैं बात करूं तो जो लामीज थ्योरम ने स्टेटमेंट दी उसने क्या बताया कि जो मेरे पास वेक्टर लिया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मेरे पास एंगल बनेगा वो उसका साइन एंगल के साथ में। अगर मैं एंगल की फॉर्मेशन मान के चलो, इसको मैं मान लेता हूं भाई अल्फा, इसको मैं मान लेता हूं गामा, और इसको मान लिया मैंने बीटा, अल्फा बीटा गामा। देन अकॉर्डिंग टू द लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम ने क्या स्टेटमेंट दी, दैट ए अपोन में, इस वेक्टर का अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं, अपोन में जो इसके अपोजिट में है, जो इसके अपोजिट में एंगल है, मींस कौन सा एंगल है, अल्फा, और किसके साथ में, साइन के साथ में, दैट इज साइन अल्फा, इज इक्वल टू में बी वेक्टर, बी वेक्टर ये है, दैट इज बी अपोन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो कौन सा आएगा, बीटा, और वो भी किसके प्रोपोर्शन में, साइन बीटा, इज इक्वल टू में। अब सी वेक्टर की अगर मैं बात करूं, देन सी अपोन में, इसके अपोजिट में गामा, दैट इज साइन गामा। तो ये आपके पास स्टेटमेंट निकल के आई कहां से, लामीज थ्योरम को, एंड दिस इज नोन एज द लामीज थ्योरम। इसको क्या बोला गया भाई, ये क्या है, लामीज थ्योरम फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है भाई। अब भाई प्रूफ करते हैं किसका, लामीज थ्योरम का क्या करते हैं कि प्रूफ करते हैं कैसे है। अब जैसे जो वेक्टर हमने ये माने हैं, अब इन्हीं के टर्म में मैं क्या करता हूं भाई, प्रूफ लेके चलता हूं कि एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कैसे। मान लिया भैया आपके पास ये P, Q एंड R, ठीक है। अब इसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि आपके पास, अब सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ इसके हिसाब से चलता हूं कि यहां से ये इक्विलिब्रियम था, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज द ए वेक्टर। तो ये डायरेक्शन मैंने ये मान लिया कि आप इसको P के बजाय आप इसको क्या करो कि ये डायरेक्शन आपने ये मान ली, तो ये आपके डायरेक्शन कौन सा था, ए वेक्टर, तो ये आपने मान लिया क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। अब ये डायरेक्शन बी वेक्टर कौन सा जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन मैंने मान लिया कि आपके पास कौन सा है, बी वेक्टर।
ठीक है, सी डायरेक्शन आपके पास कहां जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां से लेके जो ये मेरे पास आया, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो यही पोजीशन स्टेट करेगा, तो ये आपके पास पोजीशन आया, दैट इज द सी वेक्टर, मींस दैट इज द सी वेक्टर, दैट इज द बी वेक्टर एंड दैट इज ए वेक्टर। अब पॉइंट का नाम करता हूं, वही पॉइंट नाम कर लेते हैं भाई पी क्यू आर। क्लियर है? अब यहां से अब मैं बात करता हूं कि एंगल्स की। अब जो एंगल बनेंगे ना वो हम यहां से, जैसे मैं बात करूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो बीच का एंगल है ना वो गामा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कौन सा है, गामा। अब पोजीशन वेक्टर तो ये हेल्ड करेगा, तो आउटसाइडर एंगल बनाएगा, आउटसाइडर एंगल बनाएगा, तो ये आपके पास कौन सा एंगल दे रखा है, दैट इज गामा। दूसरी अगर मैं बात करूं अब किसके बीच की, अब मैं बात करता हूं भाई ए और सी के बीच में बीटा है, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में कौन सा है, बीटा, तो सी वेक्टर ये है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मेरे पास फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसने ये फोर्स लगाया जो कि मेरे पास क्या पॉइंट था, सी वेक्टर था, तो ये जो एंगल है ये क्या है, बीटा। एंड अल्फा बचा बी और सी के बीच का। अब बी वेक्टर तो ये है, सी वेक्टर ये एग्जिट कर रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मेरे पास ऊपर से अगर मैं लेके चलूं तो ये मेरे पास आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता हुआ, तो ये जो एंगल बना दैट एंगल इज नोन एज अल्फा, जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है। मैंने स्टेटमेंट से जो है वैसे का वैसे एज इट इज एज ट्रायंगल में मैंने शिफ्ट किया है। ठीक है, तो अब यहां से मैं देखूं, अगर मैं देखूं कि ट्रायंगल के सम की मैं बात करता हूं, तो ट्रायंगल के सम की बात करता हूं तो 180 डिग्री होता है, पाई होता है। अब अगर मैं ये देखूं ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंडर में ये अगर एंगल गामा आ गया तो ये एंगल क्या बच गया, ये एंगल जो आपके पास बच गया ये पूरा 180 का है, पूरा 180 का है, तो मैं इसको क्या मान लूं, अब ये पूरा मैं कह दूं भाई कि एंगल जो है आर वाला, ये वाला एंगल, दैट एंगल आर इज इक्वल टू पूरा 180 डिग्री का है। बट आपके पास अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं तो ये मेरे पास गामा तो गिवन है ना, तो ये अगर ये एंगल 1 अगर मैं निकालूं, अगर मैं इसको 1 मान के चलूं इस एंगल को, तो एंगल 1 तो क्या हो जाएगा 180 माइनस में गामा। तो कहने का मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैंने लिख दिया भाई पाई माइनस में गामा, इस एंगल को क्या लिख दिया, पाई माइनस में गामा। सेम एज इट इज ये एंगल भी 180 डिग्री का है, कंप्लीट फॉर्मेशन। ये एंगल कितने का बच गया, अब ये एंगल जो बच गया आपके पास पाई माइनस में अल्फा। सेम एज इट इज ये एंगल पूरा 180 डिग्री का, ये बीटा का, तो ये कितने का बच गया, ये आपके पास बच गया पाई माइनस में बीटा। क्लियर है भाई? अब क्या देख रहा हूं कि ये मेरे पास आया। अब इक्विलिब्रियम जब फोर्स एक्सर्ट करता है तो लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग में जो मेरे पास जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो उसके प्रोपोर्शन में होती है। साइड एंगल के साथ में अगर मैं बात करता हूं तो इसके प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं, ए वेक्टर के प्रोपोर्शन की, देन मतलब इस साइड की अगर मैं क्या आर लू या फिर ए वेक्टर लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि साइड एंगल जो मेरे पास हो रहेगा वो साइड के बराबर रहेगा। तो ए वेक्टर अपोन में, अगर मैं ए की बात करूं, ए वेक्टर है वैसे तो, ए वेक्टर अपोन में एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल आ रहा है साइन का पाई माइनस में अल्फा अपोजिट साइड में, तो ये मेरे पास आया साइन पाई माइनस में अल्फा इज इक्वल टू में बी वेक्टर के सामने बिल्कुल जो साइड है, बी वेक्टर के सामने जो बिल्कुल साइड है उसका एंगल है पाई माइनस में बीटा, साइन पाई माइनस में बीटा इज इक्वल टू में सी वेक्टर के बिल्कुल सामने वाली साइड, सी वेक्टर के बिल्कुल सामने वाली साइड एंगल फॉर्मेशन कर रहा है पाई माइनस में गामा, तो साइन पाई माइनस में गामा। अब मेरे को ये प्रॉपर्टी पता है कि पाई में से ये मेरे पास होता है 0, 90, 180 एंड 270 एंड 360। अब पाई पे साइन कभी भी चेंज नहीं होता, अपनी फॉर्मेशन को चेंज नहीं करता। कहने का मतलब साइन पाई में से कुछ भी घटा दूंगा तो साइन का ही एंगल बचेगा। मींस अगर मैं बात करूं दैट ए अपोन में साइन 180 में से अल्फा घटाओगे, यानी मतलब 180 में से कुछ एंगल घटाओगे तो वही एंगल बचेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन को चेंज नहीं करेगा यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग में। अगर 90 होता तो साइन 90 अगर मैं बात करता यहाँ पे क्या 90 माइनस थीटा, तो मेरे पास चेंज हो सकता था, बट यहाँ पे 180 का रहा है तो साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा बचेगा। साइन अब थीटा की बजाय एंगल हमारे पास क्या है अल्फा इज इक्वल टू में बी अपोन में ये क्या है साइन बीटा, साइन बीटा, सी अपोन में ये क्या है साइन गामा। अगर मैं देखूं तो यही तो स्टेटमेंट हमने निकाली थी कि ए अपोन में साइन अल्फा, बी अपोन में साइन बीटा, सी अपोन में साइन गामा। दिस इज द प्रूफ ऑफ द
लामीज थ्योरम, ये हमारे पास प्रूफ देता है भाई लामीज थ्योरम का। अगर मैं इसके एग्जांपल के ऊपर अगर मैं क्वेश्चन करना चाहूँ, कैसे भाई कि अगर आपके पास कोई भी फोर्स दिए गए हो बट वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपको सेट करने के बाद वहां से इसकी पोजीशन को चेकआउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब भाई जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं लामीज थ्योरम के, ए रोप इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पोल्स, दो पोल लिए P1 और P2 पोल मान लिए, एक 50 न्यूटन बोए, एक 50 न्यूटन का कोई बोए है, हैंग फ्रॉम इट, अगर वो क्या कर जाता है, हैंग कर जाता है फ्रॉम इट एज शोन, जैसे हमारे पास फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द टेंशन, अब जो दो टेंशन गिवन है भाई उन टेंशंस को निकालना है, कैसे निकालोगे, तो हम इसको लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं। अगर मैं इनको क्या करूं, अब मेरे पास दो तो स्ट्रिंग दे दी, अब मैं इसको तीस थर्ड को क्या कर दूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लिया हूं इसको, कहने का मतलब इक्विलिब्रियम करने के लिए मैं क्या कर दूं, अब इस डायग्राम को यहां बनाता हूं भाई। इक्विलिब्रियम करने के लिए मैं क्या करता हूं, दो पोल थे हमारे पास, ये हमारे पास इसका पोजीशंस था, क्या था, ये ए पोल है, ये बी पोल है, यहां से ये आपके पास हो गया 30 डिग्री का ये गिवन है एंड 15 डिग्री का ये गिवन है, और वेट जो एक्सर्ट किया W मान लेता हूं, जो कि हमारे पास कितना है, 50 न्यूटन का वेट है। ठीक है, अब क्या करता हूं भाई, इसके पैरेलल में एक मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेट कर लेता हूं, ये मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको सेट कर लिया। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन सेट करते क्या बना, ये पैरेलल में अगर मैं करता हूं, इसको पैरेलल में करते ही मेरे पास क्या हो गया, ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेट एक्सर्ट हुआ वो तो किस डायरेक्शन में हो गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ये भी मेरे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब पैरेलल, ये लाइन भी पैरेलल दोनों की, अब मैं इसको लाइन को मान लिया सी डी, देन मेरे को क्या पता चला कि ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है, तो पैरेलल के हिसाब से 15 डिग्री का ये एंगल 15 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, दैट इज ये भी डिग्री का 15 का, ये तो मेरे पास है ही 90 का, ये मेरे पास 30 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का, और ये कितने का है, ये 90 डिग्री का है ही, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है भाई, तो इतना कंसेप्ट समझ में आया। अब मैं क्या करता हूं भाई, अब मैं मान लेता हूं, अब इसी पोजीशन को मैं एक बार दोबारा यहां पे, इस पोजीशन को अब तक तो मैंने एंगल बताया, अब इसी पोजीशन को दोबारा बताता हूं। क्या ए और बी पोल थे आपके पास, ये आपके पास था, यहां से ये आपके पास था 30 डिग्री का, ये आपके पास था 15 डिग्री का, ये आपने कोई भी वेट एक्सर्ट किया। ठीक है, अब मैं क्या मान के चलूं, अब लामीज थ्योरम तो क्या कहती है, इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से ये मेरे पास, ये तो अप्लाई कर लिया T1, ये अप्लाई कर लिया T2, और ये मेरे पास वेट एक्सर्ट, ये हो गया T1, ये हो गया T2, और ये मेरे पास वेट। अब हमने क्या किया था उसमें, लामीज थ्योरम में यही किया था कि तीन फोर्सेस होते हैं इक्विलिब्रियम में, अगर काम करेंगे एक पॉइंट पे तो क्या, साइन एंगल ऑफ द, अब मैं क्या करता हूं भाई, इसको मैंने अल्फा एंगल मान लिया, इसको मैंने बीटा एंगल मान लिया, और इसको मैंने मान लिया गामा एंगल। क्लियर है, अब इस पोजीशन से समझ में आया, कहने का मतलब ये पूरा एंगल तो मैं मान रहा हूं भाई, क्या, ये पूरा एंगल मैंने माना है बीटा, बीटा, ये ऊपर वाला जो एंगल बचेगा, ये वाला एंगल, इसको मैं मान रहा हूं भाई अल्फा, और ये जो एंगल बचा है आपके पास ये वाला, इसको मान रहा हूं भाई गामा। क्लियर है, इस पोजीशन को इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा समझाया। अब यहां से, अब अगर मैं यहां से देखूं तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, तो लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग में, अकॉर्डिंग टू लामी थ्योरम, अब लामी थ्योरम ने क्या कहा, लामी थ्योरम ने कहा कि जो उसके साथ में मतलब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसके अपोजिट वाला एंगल साइन के साथ में रेशियो का, इसकी बात करूंगा तो T1 के अपोजिट का। कहने का मतलब लामी थ्योरम के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूं दैट T1 जो मेरे पास टेंशन फोर्स है, T1 अपॉन में इसके बिल्कुल अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, बीटा, दैट इज द साइन एंगल ऑफ बीटा इज इक्वल टू में T2 के अगर अपोजिट में अगर बात करूं तो कौन सा है, गामा। T2 के अपोजिट में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है साइन के साथ प्रॉपर्टी आ जाएगी गामा की, और थर्ड मेरे पास रेशियो लग रहा है W, दैट W इज बटे में इसके अपोजिट में जो एंगल है दैट इज द साइन अल्फा। तो ये आपके पास लामी थ्योरम ने स्टेटमेंट दी थी जो हमने प्रूफ किया था। अब इसी के हिसाब से मैं निकालना चाहूंगा, देखो अब बीटा अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास टोटल एंगल कितना होगा, 90 प्लस में 15 105, तो बीटा की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 105 डिग्री का मेरे पास एंगल आ गया। ठीक है, अगर 90 प्लस 30 गामा के एंगल को लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री का गामा का एंगल आ गया। कहने का मतलब T1 अपॉन में साइन बीटा का एंगल तो आया 105 डिग्री का,
इज इक्वल टू में T2 अपॉन में साइन गामा का मेरे पास एंगल आया साइन 120 इज इक्वल टू में W। अब वेट मेरे पास V1 है भाई ऑब्जेक्ट का, जो मेरे पास जो लटक रहा था, जो हैंग कर रहा था, वो कितना है 50 न्यूटन। तो वेट दे रखा है आपके पास 50 न्यूटन अपॉन में साइन अल्फा। अब अल्फा भी निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं? ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर इस पॉइंट को मैं O मान के चलूं तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABO। अब ट्रायंगल में कितने का होता है? पाई, मतलब 180 डिग्री का एंगल होता है। 180 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे 30 + 15 तो हो गए मेरे पास 45। 180 में से घटा दूं तो कितना बच गया? 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे मेरे पास बच गया 7 में से 4 गए 135 डिग्री का जो मेरे पास एंगल कौन सा बच गया? साइन अल्फा। तो ये मेरे पास बच गया साइन 135। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक ये कंसेप्ट समझ में आया? अब यहाँ पे भाई, अब मेरे पास T1 और T2 दोनों निकालने हैं, किसके प्रोपोर्शन में? 50 के। एंगल में निकाल सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक बार फर्स्ट से थर्ड को रिलेट करता हूं। तो यहां से T1 निकल के आएगा, T1 बटे में साइन 15 इज इक्वल टू में 50 बटे में साइन 135। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, देन T1 इज इक्वल टू में 50 मल्टीप्लाई साइन 105 अपॉन में साइन 135। अब यहां से क्या करोगे भाई? यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे 50 गुना में। अब जब साइन 105 की आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आप जो हमारे पास कैलकुलेटर होता है उससे निकाल सकते हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो साइन 105 की जो मेरे पास वैल्यू आई दैट इज द 0.96 अपॉन में। अब साइन 135 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो वो मेरे पास आती है 0.70। ठीक है भाई, अब यहां से अगर मैं सोल्व आउट करता हूं दोनों को तो 2 पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया भाई। अब जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करता हूं तो आपके पास जो आंसर आता है दैट आंसर इज 68.3 न्यूटन। दैट इज द टेंशन 1। जो मेरे पास जो अलोंग मेरे पास में क्या निकालना था? फाइंड द टेंशंस। तो T1 तो मेरे पास कितना आ गया? 68.3 न्यूटन। ठीक है भाई, अब यहीं से अगर मैं क्या निकालूं कि आपके पास T2 निकालूं। T2 निकालने के लिए क्या करूंगा? यहाँ पे मेरे पास दोनों बराबर हो जाएंगे, तो T2 निकालने के लिए अब मैं सीधा करता हूं भाई T2 इज इक्वल टू में 50 गुना में साइन 120 अपॉन में साइन 135। देन T2 इज इक्वल टू 50 गुना में। अब कैलकुलेटर से आप अगर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन 120 की वैल्यू निकालते तो ये आपके पास आएगी 0.86 अपॉन में साइन 135 की अभी हमने निकाली थी कितनी? 0.70 2 पॉइंट के बाद है, तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। देन T2 इज इक्वल टू में, आप जब इन दोनों को आप सोल्व आउट करके निकालते हो तो आपके पास आता है भाई 61.24 न्यूटन। तो आपके पास दो टेंशन निकालने थे, T1 इज द 68.3 न्यूटन, T2 इज 61.24 न्यूटन। तो यही हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करना था अकॉर्डिंग टू द लामीज थ्योरम को हमने इसको सोल्व आउट किया है। बट एक पोजीशन आप यहाँ पे रखना कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम फोर्स में होने चाहिए। इसकी 3 कंडीशंस और बताई भाई। क्या कंडीशंस बताई? 3 कंडीशंस। पहला 3 कंडीशंस में पहला क्या बताता हूं भाई? देयर इज नो लिनियर मोशन। यहां पे कोई भी लिनियर मोशन नहीं रहेगा, मींस जो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, जो क्या है रिजल्टेंट फोर्स रहेगा इज ऑलवेज 0। या फिर मैं दूसरा बात करूं, देयर इज नो रोटेशनल मोशन। ना तो यहां पे कोई रोटेशनल मोशन होगा, फॉर एग्जांपल ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना तो टॉर्क लगेगा, नो रोटेशनल मोशन रहेगा। इट मींस वहां पे भी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? 0। अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की तो यहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड करता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय दिस लामीज थ्योरम व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को हेल्ड करते हैं। तो ये आपके पास था लामीज थ्योरम का कंप्लीट कंसेप्ट। अगर आपको अब भी समझने में कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट अस। थैंक यू।